नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम आपको अपने YouTube चैनल में कंप्लीट एथिक्स सीरीज पूरी तरह से फ्री देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 3 की बात कर रहे थे और यूनिट 3 का पहला टॉपिक हमने कवर अप कर लिया था। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटरेस्ट बनाए रखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ये हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नैतिक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। तो एथिक्स की एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि यदि आप शब्दों के बारे में आपने पढ़ना शुरू कर दिया, शब्दों के बारे में आपने समझना शुरू कर दिया, तो आप एथिक्स को अच्छी तरह से लिख सकते हो। आप एथिक्स को अच्छी तरह से लिख सकते हो। अब यहां पर हम देखेंगे, जब अगले क्रम में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एथिक्स के सबसे पहले 3 शब्दों पे हमें विशेष ध्यान देना है, जो इस स्टेटमेंट में और एमपीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, यदि उसको फॉलो करें तो ये स्टेटमेंट है, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। अब यहां से आप शब्दों को निकालना शुरू करिए। तो यहां पर जब हम शब्द निकालेंगे तो पहला शब्द क्या है हमारे सामने? लोक प्रशासन है, जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? नैतिक सद्गुण या एथिक्स के नाम से जाना जाता है। और तीसरा शब्द होता है मूल्य, जिसे हम वैल्यू के नाम से जाने जाते हैं। तो यदि हम इन 3 शब्दों को समझ लें तो इससे संबंधित जो चीजें आएंगी हमें लिखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन क्या होता है। वैसे तो आपका एक सब्जेक्ट ही है लोक प्रशासन। यहां पर हम केवल लोक प्रशासन का अर्थ जानेंगे कि सरकारी प्रयास या प्रक्रिया जो होती है, जो जनता के लिए, ऐसा समझ लीजिए, जनता के लिए एक ऐसा संगठन जो जनता के हित में काम करता है, वो किसके अंतर्गत आता है? लोक प्रशासन के अंतर्गत होता है। लोक मतलब जनता और प्रशासन मतलब शासन। परिभाषा कुछ भी हो, आप परिभाषा को एक पर्टिकुलर बुक से लिख सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल समझ होती है कि लोक प्रशासन क्या होता है, तो लोक प्रशासन को सीधा मतलब ये समझिए कि जनता का ही शासन है भारत में। तो जनता ने शुरू में जब भारत बना तो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर लिया जिससे कि वो अपने को सही और सुचारू रूप से एक सही डायरेक्शन में, उन्हें सही नीतियों से लाभान्वित कराया जाए, सही योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लोक प्रशासन लोगों के प्रशासन हेतु जो होता है वो होता है, जिसका संबंध जनता से होता है, सार्वजनिक नीतियों से होता है और सार्वजनिक विकास से होता है, ठीक है। लूथर बुलिक साहब ने भी एक परिभाषा दी है कि लोक प्रशासन का अर्थ उत्कृष्ट तरीके से शासकीय कार्यों का प्रबंधन करना होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एथिक्स सद्गुण क्या है? तो एथिक्स सद्गुण, पहला लोक प्रशासन शब्द हमने समझ लिया। अब बात करते हैं सद्गुण या एथिक्स। जब आप उसमें देखेंगे अपने एमपीपीएससी के सिलेबस में, तो इंग्लिश में उन्होंने सद्गुण के लिए एथिक्स शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहां पर हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस शब्द को हम समझें। क्यों? हमने वो लोक प्रशासन में सद्गुण एवं वैल्यू की बात वाले स्टेटमेंट को ही उठाते हैं, और उसमें से जो दूसरा शब्द था वो क्या था? एथिक्स या सद्गुण, ठीक है। तो एक विषय के रूप में नीति शास्त्र, एक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र। नीति शास्त्र को हम 2 तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो रहेगा, एक विषय के रूप में नीति शास्त्र क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे, और एक व्यवस्था के रूप में नीति शास्त्र क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पहला पार्ट उठाते हैं कि एक विषय के रूप में नीति शास्त्र क्या कहलाता है। तो एथिक्स शब्द की उत्पत्ति एथिका शब्द से हुई है, ETHICA, एथिका, और ये यूनानी शब्द है जिसका सरल अर्थ होता है रीति रिवाज, व्यवहार या प्रचलन या आदत। मतलब आपका व्यवहार जो दिखता है वो क्या कहलाएगा? आपका एथिक्स कहलाएगा, सद्गुण कहलाएगा। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोगों के सामने अपने व्यक्तित्व को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये सारी चीज इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। एथिक्स मानव के रीति रिवाजों या व्यवहारों का विज्ञान कहलाता है। क्या एथिक्स क्या कहलाता है? मानव के रीति रिवाजों एवं व्यवहारों का विज्ञान कहलाता है, ठीक है। यहां पर ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करेंगे नीति शास्त्र में मानव के रीति रिवाज या व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है। अब नीति शास्त्र के विषय वस्तु की जब बात करते हैं, अभी हमने परिभाषा समझ ली, अब नीति शास्त्र की जब विषय वस्तु की बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण तत्व। अब नीति शास्त्र में ये परिभाषा जैसे आप ले लीजिए, नीति शास्त्र में मानव के रीति रिवाजों
का व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है। यहां पर वही 3 शब्द निकलेंगे, पहला मानव निकलेगा, दूसरा रीति रिवाज निकलेगा और तीसरा मूल्यांकन निकलेगा। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो नीति शास्त्र बनता है उसमें पशुओं या अन्य पक्षियों से मतलब नहीं होता है, केवल मानव से होता है। और मानव से क्यों होता है? क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी होता है। सॉरी, नीति शास्त्र में मानव के रीति रिवाजों व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है। इस स्टेटमेंट को जब हम देखेंगे, विषय वस्तु में 3 महत्वपूर्ण तत्व शामिल किए जाते हैं। ठीक है, पहला मानव हो गया, यहां से मानव को उठा लेना है, दूसरा आचरण या रीति रिवाज को उठा लेना है और तीसरे में मूल्यांकन, ये शब्द उठा लेना है। तो यहां पर देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण तत्व देखे जाते हैं। एक मानव के बारे में मैंने आपको बोला कि पशु पक्षियों और प्राणियों से इसमें मतलब नहीं होता है, आचरण या रीति रिवाज से संबंधित होना चाहिए और अंतिम में मूल्यांकन से संबंधित कुछ बातें होती हैं। और मानव क्या होता है? नीति शास्त्र केवल मनुष्य के आचरण का अध्ययन करता है, पशुओं के कर्मों का नहीं। मतलब यहां पर नीति शास्त्र जो होता है उसमें मानव ही किस प्रकार का कार्य करता है और किस तरह से चीजें उसमें सम्मिलित होती हैं, वो चीज ही इसमें सम्मिलित होगा। इसके अलावा इसका कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जबकि पशु नहीं है, क्योंकि जो व्यवहार करेगा सामाजिक प्राणी होने के नाते वो कौन करेगा? मनुष्य ही करेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अतः नीति शास्त्र में हम मानवीय ऐच्छिक कर्मों पर विचार करते हैं जिसका असर समाज पर पड़ता है, ना कि व्यक्तिगत कर्मों का जिसका असर समाज पर नहीं पड़ता है। यहां पर एक कीवर्ड है ऐच्छिक कर्मों का। ऐच्छिक कर्मों का मतलब यह है कि मानव के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो इस आधार पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो कार्य किस हिसाब से समाज के लिए शुभ है या अशुभ है, समाज उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ी जाएंगी। ये होता है मानव। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आचरण या रीति रिवाज। आचरण या रीति रिवाज क्या होता है? मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को ही आचरण किया जाता है। यहां पर ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या है कि किस हिसाब से वो शुभ काम कर रहा है, गुड काम कर रहा है या बैड वर्क कर रहा है, तो वो डिपेंड करेगा आचरण के हिसाब से। चीजें और आगे आपको भली भात तरीके से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, रीति रिवाज, व्यवहार, आदत मनुष्य के अभ्यास जन्य आचरण के अंतर्गत आती हैं। अच्छी क्रियाओं का मतलब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से जो कार्य करता है। ठीक है, अतः हम उसी कर्म को नैतिक या अनैतिक कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार नीति शास्त्र का संबंध मनुष्य की ऐच्छिक क्रिया या आचरण से है। यहां पर आपको याद रखना है, आचरण का मतलब जो आपका महत्वपूर्ण कीवर्ड है वो है ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, चलिए इसी क्रम को जब आगे बढ़ाते हैं तो तीसरा शब्द हमारे सामने आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को ये अंदाजा देखकर अंदाजा लगाते हैं कि अच्छी चीज है कि नहीं है, ये बुरी चीज है कि नहीं है। तो इसका एक दायरा होता है। ठीक है ना, किस चीज को अच्छा कहा जाए, किस चीज को बुरा कहा जाए। कुछ जगह में कुछ दूसरी चीजें अच्छी होंगी तो कुछ जगह में कुछ दूसरी चीजें अच्छी होंगी। तो ये सारी चीजें मूल्यांकन के अंतर्गत आता है और मूल्यांकन हम नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ किसी कर्म के उचित या अनुचित का निर्णय से है, वही चीज जो मैंने आपको बताई। उसके बाद मूल्यांकन के 2 दृष्टिकोण संभव है। कैसे? मूल्यांकन को हम कैसे समझ सकते हैं, मूल्यांकन हम किस आधार पर कर सकते हैं। यदि आधार की बात करें तो हम कैसे, यहां पर 2 चीजें आपको याद रखनी है मूल्यांकन में। पहली चीज याद रखनी है कि कैसे हम कोई काम करते हैं, मतलब हम किस तरह का कोई काम करते हैं, मतलब साध्य तक पहुंचने के लिए हम किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे काम करते हैं, मूल्यांकन का पहला ये होगा, और दूसरा होगा कैसा काम करते हैं। ठीक है ना, वो काम किस हिसाब से है, वो समाज में एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो कैसा काम करते हैं उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहां पर लिखा भी है कि हमारा कौन सा आचरण उचित है और कौन सा अनुचित है, ये किस आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा कि हम कोई काम करते हैं और कैसा काम हमें करना चाहिए। अब परिभाषा पर एक नजर डाल लेते हैं, कंप्लीट परिभाषा पर। तो नीति शास्त्र मानव आचरण की मीमांसा होती है जिसमें मनुष्य के, मैंने आपको क्या बोला, यहां पर कीवर्ड केवल आपको एक चीज याद रखना है, ऐच्छिक कर्म। ठीक है, ऐच्छिक कर्मों अर्थात आचरण के औचित्य या अनुचित का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, नीति शास्त्र के अंतर्गत।
अब हम बात करते हैं नीति शास्त्र एक व्यवस्था के रूप में। ठीक है, व्यवस्था के रूप में हम जब बात करते हैं तो कौन कौन सी बातें आ जाती हैं? सामान्य सहमति, समाज के जो लोग हैं रहने वाले, आपके आचरण को तभी अच्छा माना जाएगा जब समाज के बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सामान्य सहमति होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा, आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब यह है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप कितना समझदार हैं, आप समाज में, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, और क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि कौन सी चीज अच्छी है? गरीब को खाना खिलाना ज्यादा अच्छा है या गरीब के साथ दुर्व्यवहार करना? ठीक है ना? तो ये आपकी आंतरिक प्रेरणा पे डिपेंड करेगा कि आप सामने वाले के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। परामर्शकारी प्रवृत्ति, नैतिक व्यवस्था परामर्शकारी प्रवृत्ति होती है। ये दूसरों के, यदि आप कुछ गलती कर रहे हैं तो हो सकता है समाज के लोग या घर के या परिवार के लोग आपको टोक दें कि साहब ये गलत बात है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये गलत बात है तो आप अगली बार से अच्छा आचरण करेंगे। ठीक है, नैतिकता अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती है। स्वाभाविक चीज है कि जो नैतिकता होती है वो समाज के लोग ही आपको बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है ना? इसलिए नैतिकता अर्जित होती है, कभी जन्मजात नहीं होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। नैतिक व्यवस्था एक गतिशील अवधारणा है। गतिशील अवधारणा का मतलब यह है कि वो समय के साथ अपने आप में परिवर्तन होता रहता है उसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीति शास्त्र में कुछ प्रचलित विचारधाराएं हैं। वैसे तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन हमारे प्रयोग की, और मैं आपको बार बार यही चीज बोलता हूं कि हम आपको उतनी ही चीजें उपलब्ध कराएंगे जितनी महत्वपूर्ण है। तो कर्तव्यवाद या नियमवाद पहली अवधारणा हो गई, प्रयोजनवाद या परिणामवाद दूसरी हो गई, और सद्गुण नैतिकता तीसरी हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले कर्तव्यवाद या नियमवाद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए शब्द से ही लग रहा है कि इसके अंतर्गत कर्तव्य को महत्व दिया गया है, साध्य को नहीं, मतलब लक्ष्य को महत्व नहीं दिया गया है। लक्ष्य का मतलब परिणाम को महत्व नहीं दिया गया है। आप परिणाम तक पहुंचने के लिए जो कर्तव्य करेंगे, जो काम करेंगे, वो इस विचारधारा के अंतर्गत आएगी, जिसे हम कर्तव्यवाद या नियमवाद विचारधारा के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि कोई कार्य नैतिक है या नहीं। इसका निर्णय केवल इस आधार पर होगा कि नैतिक नियम क्या है, समाज किस तरह का चीजें स्वीकार कर रहा है, उस आधार पर हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं। उस कार्य के परिणाम का आकलन करके नैतिकता का फैसला नहीं किया जाएगा कि अब वो परिणाम जो आ रहा है वो अच्छा परिणाम है या बुरा परिणाम है। इसका हम कोई आधार नहीं मानेंगे। हम कि वो कर्तव्य कैसे कर रहा है उस पर महत्व देंगे, इस परंपरा के हिसाब से। इसके संबंध में जब प्रमुख विचारक हैं या जो विचार है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कांट का नैतिक सिद्धांत है। कांट क्या कहते हैं कि मनुष्य के कर्तव्य पर बल, उसके बाद व्यक्ति को परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य को नैतिक बनाता है। यहां पर देखा जाए तो कांट साहब जो है कर्म को महत्व दे रहे हैं, ना कि परिणाम को महत्व दे रहे हैं। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं गीता की, गीता में भी यही बोला गया है कि आप निष्फल कर्म करिए, बिना सोचे आप अपने कर्म पर अडिग रहिए। ये मत सोचिए बार बार कि परिणाम क्या होने वाला है। तो इसीलिए इस विचारधारा को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, इस बात पर बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए कि उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अंतःप्रज्ञावाद की। अंतःप्रज्ञावाद का मतलब यह होता है कि कुछ नैतिक नियम होते हैं जो व्यक्ति को अपने अंतर्यात्मा या नैतिक इंद्रियों से ज्ञात होते हैं। मनुष्य अपने आप को ऐसे तैयार करता है कि क्या गलत है और क्या सही है। एक बार एक प्रशासनिक मीटिंग में योगी जी ने कहा था कि हर चीजें कानून के अंतर्गत नहीं आती हैं, संविधान के अंतर्गत नहीं आती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं समाज में जो अपने अंदर से निकलती हैं, और समाज या हम उसे किस तरह से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और समाज हमारी उस चीज को सही तरीके से लेता है या गलत तरीके से लेता है। ठीक है ना? तो ये बातें हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने भी इसी विचारधारा के अंतर्गत एक महात्मा गांधी का नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। महात्मा गांधी तो हमेशा साध्य और साधन दोनों को एक विशेष महत्व देते हैं। साध्य के साथ साधन की पवित्रता भी पर भी जोर दिया है। मतलब आप जो काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप केवल परिणाम देख के और रुक जाइए। परिणाम अच्छा है, वो परिणाम किस तरह से आया, जैसे चुनाव होते रहते हैं। देखिए नेताजी ने चुनाव जीता,
ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वो विधायक बन गए, वो सांसद बन गए, वो पार्षद बन गए, लेकिन किस तरह से बने वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये वाला एग्जाम्पल जो है वो किस पे लागू होगा, तो वो लागू होगा इस पे, किस पे, प्रयोजनवाद या परिणामवाद पे। ठीक है, कि नेताजी चुनाव जीत गए, अब लोग नहीं पूछेंगे कि आपने चुनाव पैसे देकर जीते या अपनी मेहनत से जीते। लोग किस पे ध्यान देंगे कि आप सांसद बन गए हैं, आप विधायक बन गए हैं। ठीक है, तो अब इस पे क्या लिखा हुआ है कि यह कार्य नैतिक है या नहीं, इसका निर्णय उस कार्य के परिणामों से तय होगा, ना कि किसी निश्चित नियम से। मैं भी आपको वही समझा रहा हूं कि केवल उसके परिणाम पर। अब यहां पर देखिए, ये फौजी लोग, वैसे देखा जाए एक जनरल चीज की जो मानव हत्या होती है वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए परिणाम। अब यहां पर सबसे विशेष बात यह हो जाती है कि शुभ तत्व का अनुपात अशुभ तत्व से यदि प्रबल हो जाए तो सापेक्षता नैतिकता ही माना जाएगा। यहां पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे शुभ तत्व का अनुपात अशुभ तत्व से यदि प्रबल हो जाए। जैसे ये भारतीय सैनिक हैं, यदि कोई देश हमारे देश पे आक्रमण कर रहा है और उस परिस्थिति में ये सैनिक दूसरे देश के, हमारे दुश्मन देश के सैनिकों को यदि मार रहे हैं तो ये अशुभ नहीं माना जाएगा, इसका परिणाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, शुभ तत्व का अनुपात अशुभ तत्व से प्रबल हो जाता है। ठीक है, अब मानव हत्या भले ही बुरा मानी जाती है, आप ऐसे भारत के अंदर किसी को नहीं मार सकते हैं, लेकिन बॉर्डर के अलग अलग की बात अलग होती है। इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, प्रयोजनवाद और परिणामवाद के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब यह है कि परिणाम अच्छा होना चाहिए, कर्म किसी भी तरह से हो, कर्तव्य किसी भी तरह का हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इससे संबंधित कुछ विचारधाराएं हैं परिणामवाद से संबंधित। कौन कौन सी है, पहली सुखवाद आती है। प्रत्येक व्यक्ति मूलतः अपने शुभों का आकांक्षी होता है। व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में उसी विकल्प का चयन करना चाहिए जो उसे अधिकतम सुख प्रदान करे। यह सुखवाद के अंतर्गत आता है। तो क्या आप इसे भी सही मानेंगे? एक चोर है, वो पैसे कमाता है और गरीबों को बांटता है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये नैतिकता आधार पर समाज इसे स्वीकार नहीं करेगी, इस उदाहरण को स्वीकार नहीं करेगी। मैं यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बोले कि चोर हम तो चोरी कर रहे हैं लेकिन लोगों को बराबर पैसे भी बांट रहे हैं, तो ये अच्छा माना जाए, और ये यदि वो खुश हो रहा है तो इसको नैतिक आधार पर अच्छा नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उपयोगितावाद की बात करते हैं। उपयोगिता एक व्यक्ति के स्वार्थ परक सुखों की बजाय अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल देती है। इसका मतलब यह है कि आप यदि पर के दुख को समझ रहे हैं, दूसरों के दुख को समझ रहे हैं और उनके दुख को समझकर उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, उपयोगितावाद कहलाता है। इसी तरह पूर्णतावाद वही कार्य एवं सिद्धांत नैतिक है जो मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। यह बुद्धि के नियंत्रण में भावनाओं को रखते हुए हो सकता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है इसमें, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नैतिक सद्गुण की बात करते हैं, सद्गुण नैतिकता की बात करते हैं, जो तीसरा शब्द था हमारा। वे गुण जिनके द्वारा सांसारिक इच्छाओं एवं भावनाओं आदि पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो क्या कहलाता है, सद्गुण कहलाता है। ठीक है, सद्गुण नैतिकता परिणाम पर नहीं बल्कि उद्देश्य पर आधारित होता है। आपका उद्देश्य क्या है? मैंने अभी सैनिक वाला एग्जाम्पल बताया कि आखिर भारतीय सैनिक दुश्मन देशों को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, अपने भारत की रक्षा करना। सद्गुण नैतिकता में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दर्शन भी आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, तो मूल्य की बात करते हैं। ठीक है, मूल्य की बात करते हैं हम। अभी मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जो उसमें टॉपिक दिए हुए हैं वही हम कवर अप कराने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ जो हमारा दूसरा उद्देश्य है, जब हम क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे तो सारी चीज़ें उस पे हम कवर करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। अभी आप केवल चीज़ों को समझते चलिए। ठीक है, मूल्य क्या होता है, मूल का संबंध, सबसे यहाँ पर कीवर्ड क्या है, स्टार बना लीजिए, विश्वास मूल का होता है। अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, मानदंड पर, व्यक्ति, वस्तु, व्यवहार एवं घटना पर का जो मूल्यांकन किया जाता है, जो मानदंड बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, मूल्य। सीधी से सामान्य शब्दों में ये समझ लीजिए
कि आपकी नज़रों में क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब वो अधिकतम लोगों के द्वारा ये स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ बुरी है, तो वो मूल्य के अंतर्गत आएगी। अब मूल्यों का प्रकार देखिए तो 3-4 प्रकारों में बांटा गया है मूल्यों को। उद्देश्य के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर, विषय के आधार पर और कार्य क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, अब यहां पर उद्देश्य के आधार पर देखते हैं तो साध्य मूल्य कौन कहलाते हैं? वे मूल्य जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, सीधे उद्देश्य पे, इसमें कर्म में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कौन कौन से हैं वो? न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, स्वतंत्रता और समानता, इन्हें किसी भी तरह से प्राप्त किया जाए तो ये मूल्य के अंतर्गत आएंगे। साधन मूल्य, वे मूल्य जिनके माध्यम से हम साध मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा और दया आती है। अब दूसरा, दृष्टिकोण के आधार पर तो सकारात्मक मूल्य होते हैं, ऐसे मूल्य जिनके होने को महत्व दिया जाता है, जैसे अहिंसा, न्याय, ईमानदारी और समर्पण आता है। इसके बाद नकारात्मक मूल्य, वे मूल्य जिनके ना होने को वांछनीय समझा जाता है, जैसे हिंसा, कट्टरता, नफरत आदि ये चीजें आती हैं। ये केवल मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद विषय के आधार पर नैतिक मूल्य आते हैं, इसके अंतर्गत न्याय, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि आता है। सामाजिक मूल्य आता है, सहयोग या समानता जो होती है वो इसके अंतर्गत आता है। धार्मिक मूल्य जो आता है, अहिंसा, सत्य, आध्यात्मिक स्वतंत्रता आदि आती है। वैज्ञानिक मूल्य, तार्किकता, बौद्धिकता और विवेक इसके अंतर्गत आता है। कार्य क्षेत्र के आधार पर देख लेते हैं तो प्रशासनिक मूल्य, प्रशासनिक मूल्य में कौन कौन से आते हैं? पारदर्शिता का आता है, जवाबदेही का आता है, सत्यनिष्ठता का आता है। न्यायिक मूल्य निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता आदि का आता है। राजनीतिक मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र आता है। और व्यवसायिक मूल्य प्रतिस्पर्धा, सत्यनिष्ठा और कार्यक्षमता। तो इस तरह मैंने मूल्यों को अलग अलग आधार में आपको बांट के दे दिया है, ताकि जब वो आपके सामने उस तरह की चीजें घटित हो तो आपको समझ में आए कि ये किस मूल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम मानवीय मूल्य की। मानवीय मूल्य से समझने से पहले हमने मूल्य के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। अब बात करते हैं मानवीय मूल्य की। मानवीय मूल्य जीवन के उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के साधनों का निर्धारण करने में सहायक होती है। मतलब साध्य का नहीं, किस पे? साधनों का, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जिंदगी में, उसके रूप में सहायक होती हैं। मानवीय मूल्यों के अभाव में जीवन दिशाहीन और अर्थहीन हो जाता है। यदि मानवीय मूल्य नहीं होंगे, आप बिना मूल्य के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते। हो सकता है कि छोटे टाइम के लिए आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लेकिन आप लाइफ में कंप्लीट सक्सेसफुल आदमी नहीं माने जाओगे। ठीक है, इसलिए मानवीय मूल्य आवश्यक हो जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या है? मानवीय मूल्य अमूर्त होते हैं, मूल्य दिखते हैं। कौन से व्यक्ति में कौन सा मूल्य है? सत्यनिष्ठा का मूल्य है या कोई अन्य मूल्य है, वो आपको पारदर्शिता का मूल्य है, ये नहीं दिखते। ठीक है, ये आदमी को अपने आचरण में समाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मूल्यों को सीखा जाता है। मूल्य जन्मजात नहीं होते हैं, मूल्यों को सीखा जाता है, वो जन्मजात नहीं होते हैं। मूल्यों के व्यक्तित्व के भीतर गहरे स्तर पर स्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद सामाजिक मापदंड होता है। समाज ही डिसाइड करता है कि कौन सा मूल्य एक्सेप्टेबल है और कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, मूल आदर्श रूप में होते हैं, क्योंकि आदर्श को कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई मानवीय मूल्य के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, सीएम केस साहब ने मानवीय मूल्यों को कुछ इस तरह से बांटा है। ठीक है, कैसे? विशिष्ट मूल्य के रूप में बांटा है, समाज संबंधी मूल्य के रूप में बांटा है, संस्कृत संबंधी मूल्य के रूप में बांटा है और जैविक मूल्य के रूप में बांटा है। ठीक है, अब विशिष्ट मूल्य क्या होता है? बस हम थोड़ी सी परिभाषा पढ़ते चलेंगे। सामाजिक जीवन में कर्मठता, सदाचार, सहिष्णुता जैसे मूल्य जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? विशिष्ट मूल्य। ये अब आप समझिए कि जो कर्मठता होती है अपने कार्य के प्रति, जो आपकी पराकाष्ठा होती है कि ये काम करना ही है, सोचिए आपको कितना आगे ले जाएगी। तो ये जो मूल्य होता है ये विशिष्ट मूल्य के अंतर्गत आता है। सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि दूसरों के विचारों को, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं उसके स्वीकार करने की जो भावना होती है वो क्या कहलाती है? सहिष्णुता कहलाती है। उसके बाद समाज संबंधी मूल्य में क्या आता है? तो परोपकार हो गया, दया हो गया, भेदभाव हो गया, समर्पण। यदि ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना, तो समाज दिशाहीन हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, तो समाज में इनका रहना बहुत जरूरी है। परोपकार का, दया का, भेदभाव का, समर्पण का जैसे जुड़े हुए मूल्य इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत संबंधी, वही जो रीति रिवाज परंपरा आ रही हैं, जो
समाज में एक्सेप्टेबल हैं, वो रीति रिवाज आज भी चले आ रहे हैं। घरों में तुलसी लगाना, ठीक है ना, हाथ पैर धो के खाना खाने बैठना, ये आपके लिए लाभकारी है, आज भी समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रथा आदि से जुड़े हुए मूल्य इसके अंतर्गत आते हैं। जैविक मूल्य क्या होते हैं? व्यक्ति की जैविक या शारीरिक सुरक्षा से संबंधित सार्वजनिक स्थान पर जो जैविक और शारीरिक सुरक्षा से संबंधित मूल्य होते हैं। जैसे कई स्थानों पर आपने देखा होगा कि धूम्रपान जो है, धूमपान करना निषेध होता है। ठीक है, ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के बारे में बहुत सारी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। अभी हम यूनिट 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।